डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक लेखक हूँ और मेरे लेखक बनने का कारण आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। कॉलेज के समय में बहुत मौज मस्ती किया करता था, अपनी ज़िंदगी को जिया करता था, लेकिन गलत संगत में पड़ गया और मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे मुझे शराब, सिगरेट और नशीली चीज़ों का सेवन करना सिखाया। मैं धीरे धीरे बिगड़ने लगा। कई लड़कियों से मेरे रिश्ते रहे, लेकिन मैं सच्चा प्यार कभी पा नहीं सका। और उसके बाद जब जेब खाली हुई, धीरे धीरे हर कोई मुझसे दूर होना शुरू हो गया और अकेलापन मुझे महसूस हुआ। ना अपने ना पराए, आपके साथ कोई नहीं होता जब आपकी जेब खाली होती है। कोई दोस्त आपके करीब नहीं रहते, कोई रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहता और धीरे धीरे आपको जिंदगी जीने का मकसद नजर नहीं आता और ऊपर से बुरी आदतें आपको अंदर से खाने लगती हैं। मेरी जिंदगी भी ऐसी हो चुकी थी। भले ही मैंने शराब, सिगरेट और नशीली चीजों से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब अपनी किस्मत से छुटकारा नहीं पा सकता था। किसी के पास जाने से मुझे डर लगता था। ये लगने लगा था कि वो मुझे धोखा देगा। मैं हमेशा उदास रहा करता था और कभी कभी ख्याल आया करता था कि ये ऊंची इमारत है, यहीं से छलांग लगा दूं और मर जाऊं, इस दुख भरी जिंदगी को खत्म कर दूं। फिर किसी ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, लेकिन उसे मैं सही से जिंदगी जीना नहीं कह सकता, जिंदगी काटना सिखाया। क्यों ना मैं अपने गम को शब्दों में ढालूं और उससे कुछ ऐसा लिखूं जो किसी को पसंद आए, किसी का दुख कम कर सके। तो मैं ऐसे ही एक लेखक बन गया। कहानियां लिखना, गानों के लिए अपना लेखन करना, ये मुझे पसंद था और मैं ऐसे ही लिखता चला गया। वो लोग जो मेरे इन शब्दों को, मेरी इस लिखावट को खरीद कर मुझे कुछ रुपए देते जिससे मेरा गुजारा हो पा रहा है, उन्हें भी खुशी मिलती है और लोगों का गम मैं कम करता हूँ। जिसकी अपनी जिंदगी में दुख होते हैं वही दूसरों के दुखों को समझ पाता है। मैं अपनी जिंदगी को कोई खुशहाल जिंदगी नहीं कह सकता, भले ही इस समय मेरे पास काफी ज्यादा रुपए हैं। मैं बस जिंदगी को काट रहा हूं और मुझे अकेला रहना पसंद है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब किसी से भी बात करना मैं पसंद नहीं करता। हर किसी की आंखों में मुझे लालच नजर आती है। वो मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। मुझे अब कोई भी एक इंसान अपने करीब आता इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, बल्कि हर कोई मेरे करीब इसलिए आना चाहता है ताकि मुझसे अपना कोई फायदा ले सके। तो मैं भी अकेला निकल पड़ता हूँ भारत भ्रमण के लिए। और सच बताऊं, अकेलेपन में आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। और इस बार भी मैं एक ऐसी जगह पर आया हुआ था जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। होती है ना हर किसी की एक खास जगह जहां पर उसे कोई ढूंढ नहीं पाता, उससे कोई बात ना कर पाए, लेकिन आपको वहां पर बहुत खुशी हो। मैं भी इस गांव में आया करता था जहां मुझे कोई पहचानता नहीं था कि मैं कोई बड़ा लेखक हूं, बल्कि यहां पर तो साधारण रितेश, अरे शहर से रितेश आया है, ये कहकर सभी मुझसे मिलते और मैं उन्हें कह देता मैं अपने घर जा रहा हूं। और मेरा घर उस गांव से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर। हर बार वो पूछा करते कि आप अकेला रहना क्यों पसंद करते हैं। मैं उन्हें क्या जवाब देता, और इस बार भी मैं उसी घर की तरफ बढ़ने लगा था। मेरे पास पहले एक कुत्ता हुआ करता था और पिछले साल उसकी भी मौत हो गई और अब तो मेरे पास कोई भी नहीं बचा जिससे मैं बात कर पाऊं। कम से कम उस कुत्ते से बात तो कर पाता था। चलते चलते दोपहर के वक्त मैं उस घर तक पहुंचा था
और अंदर एक खिड़की खुली होने के कारण मिट्टी और पत्तियां आ चुकी थी। मैं उसकी सफाई करता गया। सफाई करते करते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और उसके बाद फिर से मैं छत पर पहुंचा और आज रात में छत पर सोना चाहता था। मैंने मच्छरदानी अच्छे से लगाई हुई थी क्योंकि जंगल में मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बार आप मच्छरों से छुटकारा पा लें फिर आपको रात बड़ी हसीन लगने लगती है। रात के वक्त 8 बजे मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ आसमान को देख रहा था। मच्छरों की हल्की फुल्की आवाज़ ज़रूर आ रही थी और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात को मेरी नींद इसलिए खुली थी क्योंकि मुझे एक बड़ा ही भयानक सपना आया था। एक अजीब सा आदमी था, मैं उसे आदमी कहूं या कोई राक्षस कहूं, वो मुझे कंधों से पकड़कर बार बार हिला रहा था और कह रहा था, बात करो मुझसे, बात करो मुझसे, बस यही शब्द। और उठने के बाद आपको सपना याद नहीं रहता, लेकिन मुझे तो मेरा सपना पूरी तरह से याद था। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। डर चुका था, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मच्छरदानी के अंदर ही मैंने पानी की एक बोतल रखी हुई। पानी पीते पीते मैं सोच रहा, अरे यार इतनी अच्छी जगह पर आया हूं, एक ऐसा भयानक सा सपना आया। फिर मैंने खुद को शांत किया, फिर से मैं सो गया और दोबारा मुझे वही सपना आया। उस राक्षस ने मुझे कंधों से पकड़ा हुआ था और बार बार मुझे कह रहा था, बात करो मुझसे, तुम्हें मुझसे बात तो करनी होगी वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात तो तुम्हें बाद में भी करनी ही पड़ेगी, तो पहले ही करना शुरू कर दो। मैंने उसे धक्का दिया, मैं भागना शुरू हो गया और सपना बड़ा अजीब था। मैं एक ऐसी जगह पर भाग रहा था जहां पर ना तो जमीन थी ना आसमान था, हर तरफ काला काला सा अंधेरा और मैं उस अंधेरे में उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा। भले ही मेरे पैर चल रहे थे लेकिन वो तो उतनी ही दूरी पर पीछे खड़ा इंतजार कर रहा और कह रहा, थक जाओगे रुक जाओ, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैं भागता रहा, डरता रहा और इस तरह वो रात मेरी निकली। इतना भयानक सपना कि सुबह भी मुझे बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था, बिस्तर गीला हो चुका था, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी और मैं उठा सुबह के 6 बजे था। फिर मैं सोचने लगा, अरे यार पूरी रात ही खराब कर दी। भले ही मैं सोया हूं लेकिन जैसे आंखों में अब भी नींद है। अब वो सपने में क्या चीज आई 2 बार मुझे डरा कर रख दिया। चलो कोई बात नहीं, एक ही तरह के सपने बार बार नहीं आते। ये आया था, दूर चला जाएगा, मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूंगा भी नहीं। वैसे भी मुझे उदास चीजें पसंद हैं, ऐसी अच्छी चीजें नहीं पसंद। जिंदगी में इतनी ज्यादा चोट खाई है कि अच्छी चीजों से लगाव नहीं। जो चीजें आपको थोड़ा दुख दें, थोड़ी उदासी दें, मुझे वो अच्छा लगता है। उसमें ही अपनी पुरानी यादें ढूंढने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैंने सब कुछ अच्छे से समेटा क्योंकि हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मैंने सामान समेटा, मैं उसे नीचे लेकर आया और जैसे ही बेडरूम में मैंने वो पानी की बोतल रखी थी, मुझे सामने वाली दीवार पर कोयले से लिखा हुआ कुछ मिला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे संभव है? दीवार पर लिखा हुआ था, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन लिखकर चला गया? यानी कोई घर के अंदर आया होगा। मैंने नीचे वाला दरवाजा खुला छोड़ा था। मुझे लगता था घर के अंदर कोई नहीं आएगा क्योंकि जानवर तो घर के अंदर घुसने वाले नहीं। आगे वाला गेट भी तो मैंने बंद किया हुआ है। लेकिन अब मुझे लग रहा था कोई ना कोई मेरे घर के अंदर आकर गया है और उसने ये लिखा है। लेकिन यही तो वो शब्द थे ना जो सपने में मेरे वो राक्षस बोल रहा था। इसी चीज का तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था। दीवार को मैंने साफ किया। उसके बाद दोपहर के वक्त मैं सीधा पहुंचा गांव में और गांव के लोगों को मैं कहने लगा था, क्या यहां से रात के वक्त कोई गुजरता हुआ आपको नजर आया? क्योंकि मेरे घर तक जाने का एक ही रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित था क्योंकि एक पगडंडी बनी हुई थी और कई बार मुझसे मिलने के लिए गांव के कुछ लोग आया करते थे। लेकिन इस बार कोई ऐसा आया था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। या तो मुझे कोई डराने के लिए आया, लेकिन घर में चोरी नहीं हुई,
ये चोर नहीं हो सकता। मेरे लिए किसी ने संदेश दिया है कि मुझे उससे बात करनी होगी। तो ये संदेश किसने दिया है? मैंने गांव के मुखिया से पूछा था और लोगों से पूछा था, लेकिन कोई नहीं जानता था। हर किसी ने मुझे यही कहा कि छोड़िए उस घर को, आप गांव में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, यहां रहिए ना, हमारे बीच, हमसे बात भी कर पाएंगे। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता? अकेलापन मेरा साथी है। जब मैं किसी के साथ रहूंगा तब मुझे ज्यादा अकेलापन महसूस होगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद से बात करना पसंद है, किसी और से नहीं। गांव वालों से बात करने के बाद मैं वापिस आ चुका था। वापिस आने के बाद मैं घर में सोच में पड़ा हुआ, कौन मेरे घर के अंदर आया होगा? मुझे लगता है सिर्फ बाहर वाला गेट ही बंद नहीं करना चाहिए, मुझे नीचे वाला वो जो दरवाज़ा है उसे भी बंद ही रखना चाहिए ताकि कोई बाहर से आ ना सके। रात के वक्त मैंने ऐसा ही किया। फिर से मैं छत पर पहुंच चुका था। मच्छरदानी मैंने लगाई हुई थी। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी थी, जिसके बाद जब बहुत तेज़ आवाज़ हुई, ये आवाज़ नीचे से हुई थी, जैसे कोई चीज़ हिली हो, कोई चीज़ गिरी हो। मैं घबराया। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से काम किया। कोई घर में घुसा है। चुपचाप बिना आवाज़ किए मैं नीचे चलता हूँ, देखता हूँ नीचे कौन है, और मैंने ऐसा ही किया। भले ही अंदर से सब कुछ बंद था, लेकिन हो सकता है कोई छत के रास्ते से चढ़कर आया हो, वही रास्ते से जिसके आगे मैंने ये खटिया लगा रखी है। चुपचाप मैं गया। ऊपर से मैंने वो दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जो भी अंदर होगा वो बाहर तो निकल नहीं सकता। फिर मैं नीचे गया। नीचे जाकर मैंने लाइट्स जलाई और फिर आवाज़ लगाई, तुम जो भी हो बाहर निकल आओ, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अच्छे से भांपा। फिर मैं बेडरूम में गया और बेडरूम में लिखा हुआ था, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। ये पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ा हुआ, कोई तो है जो लिख कर गया है, लेकिन कौन? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं सोचता रह गया, देखता रह गया, और उसके बाद 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन डर के मारे मेरा बुरा हाल जरूर था। लेकिन डरे हुए भी नींद एक समय तो आपको आ ही जाती है। 12 बजे के करीब शायद मैं सो गया था। लेकिन वो रात फिर से भयानक थी। रात को वही राक्षस मेरे सामने। इससे पहले मुझे ऐसे सपने याद नहीं रहते थे, चाहे वो भयानक आए या साधारण आए, लेकिन वो सपना बिल्कुल असलियत की तरह था। वो राक्षस मेरे सामने खड़ा और मुझसे कहने लगा, तुमने बहुत देर कर दी, मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, मेरा संदेश नहीं मिला तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए था। मैंने फिर से उससे दूर भागना शुरू कर दिया। चाहे वो सपना ही था, लेकिन आपको सपने में इतना पता नहीं रहता कि ये कोई सपना है, असली असली सा लगता है। तो मैं डर कर उससे दूर भाग रहा। लेकिन इस बार आगे का रास्ता कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि जंगल ही था। मैं जंगल में भागे जा रहा और फिर जंगल के पेड़ मुझे पकड़ने लगे। वो टहनियां मुझे जकड़ने लगी और एक बार तो एक पेड़ ने मुझे ऐसा पकड़ा कि मेरी टांगों को खींचना शुरू कर दिया, मेरी टांगों को धड़ से अलग कर दिया। दर्द नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि वो एक सपना था, लेकिन फिर भी कुछ असली असली सा लग रहा। उसके बाद जब उसने मेरे सर को मरोड़ा, घबराहट में मेरी नींद खुली थी। वक्त 3 बजे का था। मैं हाँफ रहा था, डरा हुआ था, और सच बताऊं, क्योंकि मैं छत पर था तो डर बहुत ज्यादा लग रहा। जंगल से जानवरों की आ रही आवाजें मुझे और ज्यादा डराने लगी थी। तो मैंने सोचा, छत पर नहीं, मैं नीचे चलता हूं। उसके बाद जब मैं नीचे पहुंचा, मैंने वो जो लिखा था ना उसे साफ नहीं किया था, और वही बेडरूम में मुझे सोना था। मुझे लगा मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं सीधा नहीं सोऊंगा बल्कि आड़ा सोऊंगा, ताकि पीठ हमेशा उस तरफ रहे। लेकिन एक बार नजर तो उस पर पड़ती ही। मेरी नजर उस पर पड़ी। किसी ने पहले लिखे शब्द साफ कर दिए थे,
अब उस पर लिखा हुआ था, मुझसे डरो मत, कितने दिनों तक डरते रहोगे, कितने दिनों तक भागते रहोगे। ये लिखा था दीवार पर। और तब मुझे ये साफ हो गया, ये जो लिख रहा है मुझे नहीं लगता कोई इंसान लिख रहा है। आखिर किसी इंसान को क्या पता कि किसी के सपने में क्या आ रहा है। ये तो साफ साफ कोई ऐसा है जो जानता है ऐसे भयानक सपनों के बारे में। यानी कि मुझ पर कोई भूत प्रेत का हमला हुआ है। शायद मैं किसी प्रेत के वश में हूं और मुझे निपटारा करना होगा। मैं ऐसा करता हूं, गांव वालों से सुबह उठकर बात करूंगा। उसके बाद झाड़ फूक जहां भी वो करवाने को कहें मैं झाड़ फूक करवाऊंगा। उन्हें इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो ठीक ही थी। यहां आने के बाद इस बार ये हुआ है। इससे पहले भी मैं यहां पर कई बार आ चुका हूं। पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने दोबारा सोने की कोशिश तक नहीं की। मैं लिखता रहा कुछ अलग सा। जैसे जैसे जज्बात आप में आते हैं, अगर आप उसे लिखना शुरू कर दें तो आपको महसूस होगा आप कितने बड़े लेखक हैं। मैं अपनी भावनाओं को लिखना शुरू कर देता था। मैं एक कहानी लिख रहा था जिसमें मुझे चाहिए था डर का माहौल। जब इंसान डरा हो तो उसके अंदर की भावनाएं कैसे निकलती हैं, अभी व्यक्ति उसे व्यक्त करनी पड़ती है, वो कैसे करता है। मैंने वही किया। उन पन्नों में शब्दों को भरने लगा। जैसे गिलास में पानी भरा जाता है और उस पानी में आप बूंदें किसी रंग की डालें तो वो पानी भी उसी रंग का होने लगता है। ऐसे ही कहानी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पर छोटे छोटे शब्द उस कहानी को अलग रंगत देने लगते हैं। मैं अपनी कहानियों को नई रंगत देने लगा था। अगली सुबह सबसे पहले मैं गांव वालों से मिला और एक गांव का आदमी जो इन बातों पर बहुत ज्यादा यकीन करता था और वो नई नई कहानियां सुनाता रहता था। मुझे कई बार उसकी कहानियों में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगता, क्योंकि वो डरावनी कहानियां सुनाता था, उदासी भरी कहानियां सुनाता था। मैंने उससे ये बात की कि मुझे सपने आ रहे हैं और मुझे पक्का लगता है कि मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैं उसका निवारण कहाँ से करवाऊं? तो उसने एक बाबा के बारे में बताया जो यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर एक खास जगह पर बैठता है, पेड़ों से घिरी हुई वो जगह। मैं उस आदमी के साथ उस जगह पर पहुंच चुका था। बाबा से मिला। बाबा ने झाड़ फूक की और फिर कह दिया, ऐसी जगह पर नहीं रहते जो वीरान हो। आसपास कोई हो तो मदद कर सकता है। अगर आप अकेले हैं, ना सिर्फ जानवर आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं बल्कि ऐसे जीव भी हमला करते हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। उसने मुझे सावधान किया, लेकिन मैं उससे यही सवाल कर रहा था, सब कुछ ठीक है ना, कोई और गड़बड़ तो नहीं होगी? उसने कहा, नहीं, झाड़ फूक हो चुकी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं वापिस आ चुका था, लेकिन हालात नहीं बदले। मैं उस रात जल्दी सो गया था, क्योंकि पिछली कुछ रातों से सही से नींद नहीं आई थी, टूटी थी नींद। इसीलिए मैं जल्दी सो गया और सपना फिर से वही राक्षस का। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा, मैं उससे डर रहा। उसके बाद मैंने उससे लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार उसके शब्द बदले। उसने कहा, यह अच्छा है, लड़ना चाहते हो तो लड़ो, खुद को ताकतवर दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, लेकिन अंत में मेरी बात माननी पड़ेगी, मुझसे बात तो करनी होगी। मैंने उससे कोई बात नहीं की, बल्कि मेरे हाथ में कहीं से तलवार आ गई। मैं उसे काटने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो पानी का बना हुआ। कटने के बाद भी जैसे पानी फिर से जुड़ जाता है, वैसे ही हालात पैदा हो रहे थे। मैं काटता जा रहा, वो दोबारा जुड़ जाता, हंसता। फिर मेरी उस तलवार को उसने पानी का बना दिया। फिर मेरी टांगों को उसने उखाड़ दिया मेरे धड़ से। मैं भाग नहीं पा रहा। ऐसे ही अपने हाथों का इस्तेमाल करके उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो मुझे फाड़ता गया। फिर सिर्फ मेरा सर बचा था। वो कह रहा, अब तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मैंने गुस्से में कहा, कभी नहीं, और उसने मेरे सर को दबा दिया, जिससे मेरा सर फटा। और आपको पता है ना, नींद में जब आपकी मौत होती है, यानी सपने में, तो आपकी नींद टूट जाती है। मैं सपने से बाहर आया और
मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन मेरे सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा, खास तौर पर कानों के ऊपर, जहां पर से उसने मेरे सर को पकड़ा था। अगले दिन फिर से मैं उस गांव वाले के साथ उसी बाबा के पास गया था, लेकिन उस बाबा ने मुझे दूर से ही भेज दिया। मुझे खास तौर पर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उससे दूरी नहीं बना सकते। वो कोई साधारण चीज नहीं है। मैं अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए तुमसे दूरी बना रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने बाबा से जानना चाहा था, लेकिन बाबा मुझसे और बात करना नहीं चाहते थे। तो उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, ये बाबा मुझे ढोंगी लगता है, हम किसी और के पास चलते हैं। उसके बाद वो आदमी मुझे किसी और के पास लेकर गया था। वो भी एक बाबा था, लेकिन उसे कुछ खास पता ही नहीं था। उसने भी साधारण झाड़ फूंक की और रात के वक्त फिर से हालात वैसे ही। सबसे पहले थोड़ी देर करो तो दीवार के ऊपर उभर आता था, समय ज्यादा हो गया है, मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी करो, मुझे तुमसे बात करनी है। जब मैं नींद में होता उससे दूर भागता, और सपने इतने भयानक कि मैं भागता तो रास्ते गोल गोल ऊपर की तरफ मुड़ जाते कि मैं ऊपर से भागकर भी उसी के करीब आता। अगर मैं कहीं पानी में छलांग लगाता ताकि तैरकर दूर चला जाऊं, तो बहाव उल्टी तरफ बहने लगता, जैसे कि पहाड़ से मैं नदी में छलांग लगाता कि मैं बहता बहता पहाड़ से नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि वो राक्षस शिखर पर है, लेकिन बहाव उल्टा बहने लगता। अब सपने ऐसे ही होते हैं ना। हर बार मैं उसके पास चला आता और वो कहता, मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। कोई बाबा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने मुझे ये कहा था। अगले दिन मैं उस बाबा के पास गया कि झाड़ फूंक का कोई असर नहीं हुआ। बाबा दोबारा झाड़ फूंक करने लगे। मैंने उस आदमी को कह दिया, ये तो ढोंगी है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरना इसे कुछ तो पता होता। फिर मैं पहले वाले बाबा के पास गया। मेरी जिद थी कि मैं उनसे मिलूंगा। बाबा मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जिद ही ऐसी कि उन्हें मिलना पड़ा। लेकिन फिर वो गुस्से में कहने लगे थे, मुझसे मिलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, किसी से मिलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कोई साधारण भूत प्रेत अगर तुम पर होता तो मैं दूर कर देता या कोई और दूर कर देता, लेकिन जिसका साया तुम्हारे ऊपर है वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। उसे अंधेरा मसान कहते हैं। अब तुम्हें मैं समझा देता हूं क्यों कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मसान होता है कि जब किसी को जलाया जाए तो शमशान घाट में उसकी आत्मा रह जाती है, जिसे भटकती आत्मा कह सकते हैं। कोई तांत्रिक उसे अगर अपने काबू में कर ले तो उसे कहते हैं मसान जगाना, यानी कि एक भटकती आत्मा को काबू कर लेना, मसान। फिर उसे किसी के पीछे छोड़ा जाता है। एक होता है अंधेरा मसान। सोच सकते हो, कोई भटकती आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो खुद को काबू कर सकती है, जैसे वो अपना शरीर तक बना सकती है। ऐसी आत्मा अंधेरा मसान, जो हजारों सालों तक एक खास जगह छिप कर रह सकता है, एक चीज की सुरक्षा कर सकता है। ऐसा अंधेरा मसान अगर किसी के पीछे पड़े तो उससे मुकाबला करने के लिए तुम्हें जो बाबा चाहिए, जो ऐसा इंसान चाहिए, वो भी तो हजारों सालों की विद्या रखे हुए होना चाहिए। बताओ कौन सा बाबा है, कौन सा इंसान है जो हजारों सालों से जिंदा है? बताओ मुझे। मैंने कहा, बाबा इसका मतलब मैं क्या करूं? तब बाबा ने कहा, तुम कुछ मत करो, उससे बात करो, देखो वो क्या चाहता है। जैसा कि उसने मुझे भी वो दृश्य दिखाए। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो तुमसे कुछ चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे अंधेरे मसान कभी कभी कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे इंसानियत का विनाश भी हो सकता है। उनके जो भी कार्य होते हैं वो बड़े होते हैं। अब तुम अंधेरे मसान के चंगुल में फंसे हो तो तुम्हें खुद पता लगाना होगा आखिर वो चाहता क्या है। उस बाबा ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया कि मेरे साथ वो जो आदमी था ना, वो भी मुझसे दूरी बनाने लगा
और कहने लगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अगर ऐसा अंधेरा मसान आपकी जगह किसी और को नुकसान पहुंचाने लगे फिर? कहते हैं जो मसान है ना, जब किसी पर असर करता है उसे शैतान बना देता है। आपको वो शैतान बना देगा। उसने मुझे डरा दिया, लेकिन मैं वापस उसी घर में आया क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता था। मरने से मैं पहले भी नहीं डरता था, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं से जरूर डर लगने लगा था। जब कोई अपनी जिंदगी में बहुत उदास हो चुका हो और मरने की कगार से थोड़ा सा पीछे हटा हो, उसे मौत का डर नहीं होता। वापस मैं उसी घर में, और रात के वक्त मैं जल्दी सोना चाहता था क्योंकि इस बार मुझे लगा सपने में मैं उससे बात करूंगा। भले ही 1 घंटा लग गया, मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद आई, सपने में वो राक्षस सामने, जैसा कि हर बार हो रहा, वो बिल्कुल अंधेरी जगह पर नींद में मेरे सामने होता और फिर मुझसे बात करने लगता। इस बार मैं डरा नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ा हो गया और जानता था वो कोई राक्षस नहीं है, वो एक अंधेरा मसान है जिसका जो शरीर है वो बड़ा बेढंगा है। जैसे कोई तरल हो, रूप बदल रहा हो, रंग बदल रहा हो, ऐसा था वो मेरे सामने। लेकिन जब वो रूप बनाता एक इंसानी ही बनाता, लेकिन कुछ डरावना सा। सामने खड़ा वो मुझसे बात करने लगा और कहने लगा, मुझसे बात करो, तुम मेरी बात का जवाब नहीं देते। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, पहले तुम ये बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे ये शब्द सुनकर वो मुस्कुराया, खुश हुआ और फिर कहने लगा, अंततः तुम मुझसे बात करने को तैयार हुए। मुझे प्रसन्नता हुई। अब जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करो, वरना मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? तुम मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने तुमसे बात की, तुम्हें प्रसन्नता हुई, तो तुम मुझे सजा क्यों दोगे? बल्कि मुझे यह बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? उसके बाद मैं स्वीकार करूंगा मुझे वो करना है या नहीं। और उसने कहा, तुम ना करने की श्रेणी में नहीं हो, तुम्हें वो करना ही होगा, ना नहीं कर सकते तुम। मैं चुप था क्योंकि इतनी रातों में मैं इतना तो समझ चुका था, हर रात अगर वो सपने में आएगा, ऐसा मेरे साथ करेगा, तो मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी हो जाएगी। सपने आपकी सोच और समझ को ढालते हैं। सपनों में आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका दिमाग खुलकर सोच पाता है। इसे कहते हैं सपनों की उड़ान। अगर कोई आपके सपनों को बांध ले तो आपकी बुद्धि क्षीण होने लगेगी, और मैं जानता था ये मेरी बुद्धि को क्षीण करने के बाद अंत में मुझे खत्म करेगा, और ये मौत बड़ी भयानक होगी। कोई इंसान चाहे वो उदास हो या खुश हो, ऐसी मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। हर कोई अपनी मृत्यु थोड़ी आसान चाहता है। मैं सपने में पूरी तरह से सोच समझ पा रहा था कि मैं सपने में हूं, और उस सपने से मैं बाहर नहीं आ सकता था, जैसे सपने वाला शरीर ही मेरा हो। फिर मुझे लगा जैसा जैसा ये कहता है चुपचाप मैं वैसा करूंगा। जहां पर मुझे लगा कि मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं मना कर दूंगा। और अगर मुझे कुछ लगा कि ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं रुक जाऊंगा, और उसके बाद खुद की रक्षा का तरीका मुझे बदलना होगा। अभी के लिए जो ये कहता है मैं वैसा करता हूं। मैंने उसको कहा, चलो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। कोई ऐसा काम मत कहना जिससे मेरा कुछ बुरा हो। उसने कहा, लालची हो तुम, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वो काम बता ही देता हूं। तुम्हें खुदाई करनी होगी, जंगल में एक खास जगह पर तुम्हें खुदाई करनी होगी, और कहां करनी है वो मैं अब भी बताऊंगा। हो सकता है सपना टूटने के बाद तुम भूल जाओ, इसीलिए दीवार पर सब कुछ लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा। फिर मैंने उसे कहा, अच्छा तो तुम सपने से निकलकर मेरे घर में ये लिख कर भी जाते हो। अगर ऐसा कर सकते हो तो सपने में मुझसे क्यों मिल रहे हो? तुम सामने भी तो मुझसे मिल सकते हो। फिर उसने हंसते हंसते कहा, बताऊं मैं सपने में क्यों मिलता हूं? क्योंकि इसी सपने में मैं तुम्हारी
परीक्षा लूंगा। देखो अपने आसपास की दुनिया को। मेरे आसपास अंधेरा था और फिर एक ऐसी दुनिया बनी। मैं बादलों के ऊपर था और आसमान में नीचे की तरफ इमारतें थी। आसपास से इमारतें ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं। और तब उसने कहा था, अब ध्यान रखो, किसी इमारत के नीचे मत आ जाना। उनके लिए ये बादल हैं, वो इमारतें बादलों के पार नीचे कहीं गिर जाएंगी। लेकिन अगर तुम किसी इमारत के नीचे आए तो तुम बादल को जमीन समझना, तुम्हारे ऊपर उतना वार होगा। मैंने सोच लिया कि इससे ज्यादा हो भी क्या जाएगा। वो मुझे डराना चाहता है। सपने में किस चीज का डरना, जब आपको पता है ये सिर्फ सपना है। फिर मैं एक तरफ खड़ा हुआ और एक इमारत मेरे ऊपर गिरी। यकीन कीजिए, वो इमारत जब मेरे ऊपर गिरी थी मुझे दर्द हुआ था, भयानक दर्द हुआ था। जिसके बाद मेरी नींद खुली और फिर दीवार पर लिखा हुआ मैंने देखा, जल्दी सो जाओ, अभी पहला ही सबक मिला है। एक बार के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भले ही दर्द वो सपने में मिला था, लेकिन अब भी मेरे हाथ पैर फूले हुए कांप रहे थे। यानी सपने में जो कुछ होगा उसका असली दर्द भी हो सकता है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कोशिश की मैंने आंखें बंद किए हुए। 1.5 घंटे में मुझे नींद आ गई और सपने में वो अंधेरा मसान कहने लगा, बड़ी देर कर दी तुमने। तब मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं सपने में क्या क्या हो सकता है। मैं सपने में तुमसे क्यों मिलता हूं? असली दुनिया में तुम कुछ बना नहीं सकते। अगर तुम कुछ बनाओगे तो मिटाने वाले आ जाएंगे, लेकिन यहां अपनी मर्जी से बड़ी तेजी से बना सकते हो। मान लो अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करो। क्या पसंद है तुम्हें? मैं सोचने लगा। मुझे घना जंगल पसंद है, तो उसने घना जंगल बनाया। ऐसा घना जंगल जहां पर शेर, चीते, जंगली जानवर लेकिन बड़े साधारण तरीके से घूम रहे, बिना शिकार किए। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो ये तुम्हारे दिमाग में है। मैं तुम्हें काम बता चुका हूं, परीक्षा कल से होगी। अब तुम अपने मस्तिष्क में घूम सकते हो। ये तुम्हारी बनावट है, मेरी बनावट नहीं। मैं जंगल में घूमने लगा। सपना था बड़ा अजीब। जैसा जैसा मैं सोचता आगे मुझे वैसा दृश्य ही नजर आता। मैं उड़ने लगता। मैं जंगल में उड़कर घूम रहा था। दृश्य मनमोहक था, लेकिन डर उस अंधेरे मसान का। जब मेरी नींद खुली, दीवार के ऊपर एक खास एड्रेस था। जंगल में एक खास जगह का एड्रेस, जहां पर मुझे खुदाई करनी है। मैं फावड़ा बाकी सारा सामान लेकर जंगल में वहीं पर गया था जहां पर उसने मुझे बताया था। अजीब सी जगह थी। ऐसा लग रहा था मिट्टी थोड़ी ऊंची है। वहां पर दीमक के कई टीले थे। वहां पर मैंने खुदाई शुरू कर दी। थक चुका था, थोड़ी खुदाई कर पाया। मुझे डर था कि जब मैं खुदाई सही से नहीं कर पाऊंगा तब वो मुझे कोई सजा देगा। इसीलिए मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां से निकला कुछ भी नहीं। और एक इंसान फावड़ा लेकर एक खास जगह कितना गहरा खड्डा खोद सकता है? थोड़ा ही खोद सकता है। मैंने उतना ही खोदा था और पास में तालाब भी था। डर इस चीज का था, तालाब का पानी इस तरफ ना आ जाए, खड्डे में पानी ना भर जाए, जिसके बाद मैं नीचे और खड्डा नहीं खोद पाऊंगा। दिन के वक्त मैंने ये काम किया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। तो रात के वक्त मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ गई और वो नींद भी बहुत ज्यादा गहरी थी। सपने में मुझे वही अंधेरा मसान मुस्कुराते हुए कह रहा, इतना काम करने की क्या जरूरत थी? जल्दबाजी किस चीज की है तुम्हें? धीरे धीरे खोदो, समय आने पर सही चीज खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी। मैंने उससे सवाल पूछा, क्या चीज है वहां पर, क्या मिलेगा मुझे? और उसकी हंसी बड़ी खौफनाक थी। जब कोई किसी राज को अपने सीने में दबाए हुए आपकी तरफ मुस्कुरा रहा हो, आप उस मुस्कुराहट को पहचान सकते हैं।
और ये भी पता चल रहा था नीचे जो भी चीज है वो कोई साधारण चीज नहीं लगती। कोई तो खास काम वो मुझसे करवा रहा है और मैं इससे निजात भी नहीं पा सकता। फिर उसने मुझे कहा, चलो आओ, परीक्षा का पहला दिन है, तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं, देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। उसने मुझे एक शहर बनाकर दिखाया। बड़ा साधारण शहर था, चारों तरफ चहल पहल थी, लोग चीजें खरीद रहे, बेच रहे, सड़कों पर लोग किसी दूसरी जगह जा रहे। ये मेरे दिमाग की बनावट थी और उसने कहा, तुम्हारे दिमाग की बनावट को मैं थोड़ा बदल भी सकता हूं, तुम्हारी सोच को बदल भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग को पढ़ पाऊं। तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो, मुझे पता तो चलना चाहिए ना। फिर मुझे कुछ अच्छा लगने लगा क्योंकि वो बिल्कुल एक टीचर की तरह मेरे साथ साथ था। मुझे बता रहा, देखो वो जो सामने वाला इंसान है, तुम्हें उसकी आंखों में लालच नजर नहीं आती? वो उस तरबूज को बेच रहा है, लेकिन कितने महंगे में। और देखो पीछे गले हुए तरबूज, कई बार लिफाफों में गले हुए तरबूज डालकर भी वो बेच रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। तब उसने वहां पर कई लोग दिखाए, छोटी मोटी गलतियां कई लोग कर रहे थे। फिर उसने कहा, तो यहां तो सभी गलत नजर आते हैं, क्या ऐसा ही दुनिया में होता है? हर कोई छोटी मोटी गलती करता रहता है। मैंने कहा, हाँ, इंसान तो गलती के पुतले हैं ना, तो गलतियां उनसे होती रहती हैं। तो उसने कहा, तो खत्म करो बुरे लोगों को। तुम्हारे हाथ में देखो क्या है। मेरे हाथ में एक बंदूक थी। मैंने कहा, इसका मैं क्या करूं? उसने कहा, सपना है ना, सपने में तुम किसी को मार भी डालोगे तो कुछ नहीं होगा, सपना है, मारो। मैंने कहा, नहीं, भले ही ये सपना है, लेकिन मुझे असली जैसा लग रहा है। मेरे सामने खेलता हुआ वो बच्चा मुझे तो असली लग रहा है, मुझे तो नकली नहीं लग रहा। तब उसने मेरे पैर में एक गोली मारी। यकीन कीजिए वो सपना था, लेकिन दर्द असली जैसा हो रहा। मेरी टांग से खून बहने लगा था। और फिर उसने कहा, मुझे देखो मैं क्या हूं। वो एक टेररिस्ट की तरह बना हुआ, कई हथियार उसने पकड़े हुए। फिर वो कहने लगा, मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूं, मार उन्हें, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं ना करना चाहता था, लेकिन जब उसने मेरे पेट में गोली मारी और फिर मुझे कहा, मैं तेरे सपने में बदलाव कर सकता हूं, तुझे दर्द से मुक्ति दिला सकता हूं, चला गोली मार इन्हें, जल्दी मार। मैं ना कर रहा था, लेकिन हर बार जब वो मुझे गोली मारता और दर्द बढ़ जाता और मैं उस दर्द को सह नहीं पा रहा। मैंने कहा, मैं नहीं चलाऊंगा। उसने कहा, तो सोच दर्द कितना ज्यादा बढ़ेगा, मैं दर्द देता चला जाऊंगा। मैंने तब उस बंदूक को उठाया और अपने सर में गोली मारी ताकि दर्द से निजात मिले। लेकिन सर में गोली मारने के बाद मेरा भेजा फट चुका था। मेरी दोनों आंखें दूर दूर बिखरी हुई और दोनों आंखों से मेरा फटा हुआ शरीर मुझे नजर आ रहा था। और बीच में खड़ा होकर वो कहने लगा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम सपने में हो, असल में खुद को गोली मार लेने से कोई मर नहीं जाता सपने में। ये सपने बड़े भयानक हो सकते हैं, तुम्हें अब महसूस होगा। जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा, वरना सपना नहीं टूटेगा, सपना नहीं टूटेगा। फिर उसने मेरी आंखों पर पैर रखा और तब जाकर सपना टूटा था मेरा। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था और दीवार पर लिखा हुआ था, कल अपनी मर्जी से आगे का काम करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं घबराहट के मारे बहुत ज़्यादा बीमार सा हो गया था, इसीलिए काम थोड़ा कम ही कर पाया। और दोपहर को मैं किसी से मिलने के लिए निकला। दवाई ज़रूर ली मैंने, लेकिन एक बाबा से मिलना चाहता था, अपनी मुसीबत उसे बताना चाहता था। लेकिन वो बाबा मेरे सामने बैठे बैठे बेहोश हो गए और फिर सपने में बड़बड़ाने लगे। जो साथी थे वो खुद हैरान, बाबा को दौरा पड़ा है, लेकिन वो बेहोश थे, बुड़बुड़ा रहे थे। और बुड़बुड़ा क्या रहे थे?
कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सपने में मिलते हैं। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सपने में मिलते हैं। वापस मैं घर आ चुका था और ये भी मैं समझ चुका था अब शायद मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। जैसा कि पहले उस बाबा ने मुझे बताया था, अंधेरा मसान जो हजारों सालों से एक जगह पर फंसा हुआ या रुका हुआ और अचानक अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे कुछ खास मकसद मिला होता है। सपने में फिर से वही अंधेरा मसान कहने लगा, अब तुम्हें वो खड्डा खोदते रहना होगा जब तक मैं कहता हूं, चाहे कम खोदो या ज़्यादा खोदो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खोदते रहना होगा। डरने की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सपने में उसने सपने में मुझे एक कुएं में 20 बच्चे दिखाए जो पानी में डूब रहे हैं और फिर मुझे कहा, तुम्हें इन बच्चों में से किसी एक बच्चे को बचाना है। सोचो किस बच्चे को बचाओगे। वो बच्चे डूब रहे थे। मैं सोच में पड़ा हुआ, किस एक बच्चे को बचाऊं, क्योंकि जो रस्सी उसने मुझे दी थी, उसने कहा वो रस्सी जब तुम डालोगे वो रस्सी रस्सी रहेगी। उस रस्सी पर चढ़कर एक बच्चा ऊपर आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा बच पाएगा और बाकी बच्चों को तुम्हें अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना होगा, मरते हुए देखना होगा। इससे तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होगी, तुम अपनी आंखों से बच्चों को मरते हुए देख भी पाओगे। मैं उस दृश्य को कैसे देख पाता? कोई भी इंसान इस दृश्य को कैसे देख पाता? भले ही वो एक सपना था, लेकिन सब कुछ असली जैसा लग रहा। किस एक बच्चे को बचाऊं? हर एक बच्चे की उम्र 8-10 साल ही थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझसे मदद की गुहार लगा रहे थे और मेरे हाथ वाली वो रस्सी सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाती। मैं क्या करता? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैंने सोचा अगर मैं कुछ और कर सकूं। उसने कहा, नहीं, तुम कुछ और नहीं कर सकते। और मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ और करना होगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम ऐसा ही तो करते हो ना, सब ऐसा करते हैं। अगर तुम्हें कोई मिले जिसे मदद की ज़रूरत है, तुम किसी एक की मदद करते हो और उतनी मदद करते हो जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो। सामने वाले की मदद हुई भी है या नहीं तुम्हें क्या पता, और बाकी जो मदद मांग रहे हैं उनके सामने आंखें मूंद लेते हो। तो बताओ, असलियत और सपने में फ़र्क क्या रहा? ये असलियत ही है। तुम्हें वही करना है जो सब करते हैं, तो चलो करो, किसी एक को बचाओ। जो काम मैंने दिया है वो तुम्हें करना तो होगा। इसे परीक्षा मानो। मैं उस परीक्षा को पार करता तो कैसे करता। रोता रहा मैं, और मैं किसी एक बच्चे को ही बचा पाया और बाकी बच्चे डूबते रहे। मुझे उन्हें देखना पड़ा, लेकिन मैं सह नहीं पाया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था? मैंने छलांग लगा दी कुएं में बाकी बच्चों को बचाने के लिए। मैं भी पानी में डूबने लगा, और सच बताऊं, जब फेफड़ों में पानी भरता है तो सुइयां चुभती हैं। मुझे मेरे फेफड़े में चुभती हुई सुइयां महसूस हो रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा हर एक बच्चे को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा ना। उसके बाद सब मरे। मैंने भी वो दर्द महसूस किया और फिर मैं उस कुएं से बाहर आ गया। हर चीज़ गायब हो गई और फिर वो कहने लगा, धीरे धीरे तुम तैयार हो जाओगे। जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ वैसा मैं तुम्हें बना कर रहूँगा। उसके बाद जो खुदाई में मिलेगा उससे तुम मेरा एक मकसद पूरा कर पाओगे। उस रात मैं समझ गया था वो अंधेरा मसान एक शैतान है और मुझसे वो कोई ऐसा काम करवाने वाला है जो इंसानियत के लिए खतरा होगा। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? क्या मर जाऊं? क्या खुदकुशी कर लूं? लेकिन अब खुदकुशी करने का विचार मन से निकल चुका था। मरकर जो दर्द मैंने सहन किया था नींद में, असलियत में मैं मर नहीं सकता था। वो दर्द दोबारा सह नहीं सकता था। यकीन कीजिए, मौत का दर्द बड़ा भयानक होता है। फिर मैंने खुदाई की। रात को उसने फिर से परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा जो मैं देख नहीं सकता था। मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे अच्छे हो या बुरे, मैं उन्हें मरता हुआ तो नहीं देख सकता था। आखिर
दूर दूर से कुछ रिश्ता तो है ना उनसे। मेरे सामने हर किसी को फांसी का फंदा लगा हुआ था। मैं किसी एक को बचा सकता था, बाकी मेरी आंखों के सामने मरते। मैंने कहा, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसे दृश्य मुझे दिखा रहे हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा मन कठोर कर रहा हूं ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तुम उसे सह पाओ, तुम उसे देख पाओ। ये परीक्षा साफ थी, वो कुछ विनाशक करने वाला है। मैं फिर से एक दिन बाबा से मिलने के लिए गया था। वो बाबा मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। वो बाबा मेरे लिए एक खास संदेश छोड़े हुए थे, जहां पर तुम्हें मौका मिले तब उसे धोखा दे देना। अगर तुम्हें लगे वो कुछ विनाशक करवाने वाला है, मौका मिलने पर ही वार करना, उससे पहले नहीं। और इस पन्ने पर जो लिखा है उसे बोलकर मत पढ़ो, सिर्फ सोच कर पढ़ो। शब्द तुम्हारे कानों से वो सुन सकता है और इस कागज को फाड़ देना, दोबारा शब्दों को मत दोहराना। मैंने ऐसा ही किया। यानी वो बाबा मुझे एक संदेश देना चाहते थे और वो अंधेरा मसान कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहता है। वो सपने में मुझसे ऐसे बुरे बुरे काम करवाता जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन मैं उन काम को करने से मना कर देता। एक भी अच्छा काम वो मुझसे करवा नहीं रहा था और मुझे पता था उस खुदाई में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जिससे मैं कोई बुरा काम कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन गांव में मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए ढूंढने लगा। कहां से आया वो अंधेरा मसान? मैंने क्या गलती की जो वो मेरे पीछे पड़ गया? जिसके बाद दूर दूर के गांव में मैं घूमना शुरू हो गया और कुछ लोगों की जानकारी मुझे मिलती चली गई। कुछ लोग जो जंगल में भटके, फिर उनकी लाशें मिली और उनकी लाशें एक खड्डे के पास, वो खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ढूंढ रहे थे या क्या कर रहे थे। और उनके परिवार वालों से मुझे पता लगा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें डरावने सपने आ रहे थे और वो कह रहे थे सपने में कोई उन्हें कुछ कहता है, करने को कहता है, खुदाई। बस फिर मुझे लगा ये जो अंधेरा मसान है ये मुझे मौत के घाट उतार देगा, बिल्कुल उनकी तरह जिन्हें इसने मौत के घाट उतारा है। क्या करूं मैं, कैसे बचूं? मैंने सपने में उसे मारने की कोशिश की और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था। एक बार जब मैंने उस पर हमला किया, मेरे हाथ में बंदूक थी। सामने कैदियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे लिटाया गया था जैसे उन्हें अभी मौत की सजा मिलने वाली है और मुझे कहा गया था कि गोलियों से उन सबको भूनना है और ऐसे भूनना है कि दर्द सबसे ज्यादा हो। मैं ये काम नहीं कर सकता था। मैंने गोलियां उस शैतान के ऊपर चलानी शुरू कर दी, भून डाला उसे, लेकिन वो एक सपना था और वो इसे कंट्रोल कर रहा था। वो खुश हुआ, वाह आज आखिरकार तुमने गोली तो चलाई, कोई बात नहीं मुझ पर चलाई, इससे मन शांत होता है। किसी को मारने का सुख जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे मारने का सुख मिला तुम्हें? क्या तुम्हें मिला? मैंने कहा तुम मरे तो नहीं, अगर तुम मर जाओ, हमेशा के लिए खत्म हो जाओ, फिर सुख मिल सकता है। और वो कहने लगा मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, इंसानों को मारने से सुख मिलता है। मुझे तुम नहीं मार सकते, मैं एक ऐसी ताकत हूं जो किसी इंसान के हाथों तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मुझे मारने का एक तरीका है। और सच बताऊं, पूरा सच, जब तुम उस खड्डे को सही तरीके से खोद लोगे, परीक्षा में पास हो जाओगे, तब तुम्हें एक मौका मिलेगा मुझे खत्म करने का। तब ये तुम पर होगा, तुम मुझे खत्म करना चाहते हो या नहीं। इंतजार करना, मौका तुम्हें भी मिलेगा। और उसके बाद उसने मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दिए थे। उसने मुझे बताया वो लोग जो खड्डे खोदते हुए मारे गए पाए गए हैं, जिनकी जानकारी तुम जुटा रहे हो, हाँ मैंने ही मारा है। लेकिन क्यों मारा? क्या मैं तुम्हें भी वैसे ही मार डालूंगा?
इन सब का जवाब तो तुम्हें अंत में मिलेगा जब तुम उस खड्डे को खोदोगे और नीचे से वो निकलेगा। हर किसी के पास वो चीज हो सकती थी, लेकिन उनकी कुछ गलतियां और उन्हें सजा मिली। देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझे उस दिन मौत का एहसास हुआ था और मैंने बचने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। हर किसी के पास गया। कई ऐसे लोग जो मेरी मदद करना चाहते थे बाद में मुझसे दूरी बनाकर भाग गए। वो जो अंधेरा मसान हर किसी को सजा दे सकता था सपने में, जो मेरी मदद करना चाहता वो उसे दूर कर देता, और मुझे लगा मेरा बचना अब असंभव है। मुझे उस मौके का इंतज़ार करना होगा। जब वो मुझे वो मौका देगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ख़त्म कर दूंगा। फिर वो समय आया। खोदते खोदते खड्डा, नीचे मुझे एक ईंट मिली। मैं मिट्टी साफ करने लगा तो ऐसा लगा जैसे इतनी नीचे कोई इमारत हो, और खड्डा भी मैंने एक सुरंग की तरह खोदा था, जैसे वो मुझे बताता किस दिशा में अब आगे खोदना है। खोदते खोदते बहुत नीचे, लगभग 1.5 साल बाद मुझे कुछ ईंटें मिली। मैंने साफ की और सपने में फिर उसने मुझे बताया। 1.5 सालों की परीक्षा के बाद, बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ पाने के बाद तुम उस जगह पहुंचे हो जहां पर तुम्हारी नियति जुड़ी है। तुम्हें उन ईंटों को हटाना होगा। वो दरवाज़ा है, ईंटों को हटाकर उसके अंदर जाओ। जो तुम्हें अंदर मिलेगा उसका तुम्हें जिंदगी भर इस्तेमाल करना है, और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारा चुनाव हो चुका है। मैंने तुम्हें नहीं मारा जैसे मैंने बाकियों को मारा। चाहता तो मार सकता था, लेकिन तुम परीक्षा में पास हुए हो, इसीलिए अब तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जिसका तुम इस्तेमाल करोगे। और जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था वैसा बना चुका हूँ। 1.5 सालों में उसने मुझे इतनी बार सपने में मारा। मौत से अब डर नहीं लगता था, किसी चीज़ से लगाव नहीं रहा था। मुझे लगने लगा था मैं भावनाहीन हो चुका हूँ। ना मुझे डर लगता, ना मुझे दुख होता, ना मुझे खुशी का एहसास होता। मैं पत्थर बन गया था, पूरी तरह से पत्थर। वहाँ से जो निकलेगा मुझे उस चीज़ का कोई डर नहीं था, कोई भावना नहीं थी उससे जुड़ी हुई। मैं एक मशीन की तरह बन चुका था। शायद इसे कह सकते हैं नर्क की सज़ा जो मुझे 1.5 सालों तक मिली थी। और फिर उन ईंटों को हटाकर मैं नीचे उस जगह पहुंचा। ये किसी पुराने ज़माने का कोई किले जैसा हिस्सा लग रहा। वो ईंटें एक पत्थर को काट कर बनाई गई थी, भट्टे में बनाई गई नई तकनीक की ईंटें नहीं थी वो। और नीचे मुझे क्या मिलेगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी आंखों के सामने वो अंधेरा मसान देखने को मिला, जो सामने दरवाजे के पास खड़ा। घुन से वो दरवाज़ा गल चुका था, लेकिन वो एक बड़ा कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद किए हुए अब भी उसे संभाले हुए उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा। मैंने उसका असली शरीर अब देखा था। ये कोई सपना नहीं था, ये सच्चाई थी, और मुझे उस कमरे में जाना था, देखना था उस चीज़ को। दोबारा मेरी भावनाएं उठी थी, 1.5 सालों में ख़त्म हो चुकी। क्या निकलेगा? क्या इंसानियत के विनाश का कोई हथियार, जैसा कि उसने मुझे बनाया है, लोगों को दुख देने की कोशिश। मैंने खुद को बहुत रोका, बहुत कोशिश की। उसने मुझे बुरा बनाया, बहुत बुरा बनाया। अब शायद कुछ ऐसी चीज़ देगा जिससे पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगा मैं। वो मेरी कलाई को पकड़कर मुझे उस कमरे में लेकर गया था। वहां पर आग जलाई चारों तरफ, और मेरी आंखें चुंधिया गईं। सामने मैंने जो देखा, अपार खजाना, अपार खजाना। वो पूरी जगह सोने से भरी हुई थी, हर तरफ सोना ही सोना, हीरे जवाहरात, प्राचीन खजाना अंतहीन नजर आ रहा था, इतनी दूर जहां तक रोशनी भी पहुंच नहीं पा रही है उस मशाल की। मैंने उसे देखा और कहा, ये क्या है? और फिर उसने कहा, ये वो चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता था।
इससे तुम्हें वो कार्य करने होंगे जो मैं करना चाहता था। अब मैंने तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर दिया है। जिसने दुख देखे हो, जिसने भय देखा हो, जिसने मृत्यु देखी हो, जिसने लालसा को छोड़ा हो, जो बार बार मर चुका हो और मृत्यु से बाहर निकल चुका हो, ऐसा मनुष्य भावनाहीन हो जाता है और भावनाहीन होना ही मुक्ति को प्राप्त होने के बराबर होता है। तुम्हारा चुनाव मैंने इसलिए किया है, इसका सही इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते थे। मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। मैं उस इंसान के चुनाव के तरीके ढूंढ रहा था जिससे किसी को ढूंढ पाऊं जो इसका इस्तेमाल करे। मुझे जितने भी मनुष्य मिले, हर कोई बुरा ही मिला। पता नहीं क्यों भटके हुए लोग जो जंगल में पहुंचते हैं, उन्होंने कुछ बुरा किया होता है, अपनी बुराई से बचने के लिए ऐसी जगह पर आते हैं, और मैंने उन्हें मृत्यु की सजा दी क्योंकि हर कोई मुजरिम था। किसी ने बच्चे को मारा था, किसी ने किसी बूढ़े को मारा था। मैंने भी उन्हें मृत्यु की सजा दी, जैसे को तैसा। लेकिन तुम बुरे नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। मैंने तुम्हें भावनाहीन बनाया और अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी मृत्यु का रास्ता इस धन से है। इस धन का इस्तेमाल तुम इंसानियत के लिए कर सकते हो और तुम इसका गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम भावनाहीन हो चुके हो। तुम्हारे अंदर भय नहीं है, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, और कोई ऐसा इंसान ही इसका इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए ये राख है। तुम मृत्यु को देख चुके हो। मृत्यु से बड़ा दर्द कोई नहीं होता, और मेरा खात्मा इस धन के इस्तेमाल से ही है। तुम्हें पता है तुम्हें किनकी मदद करनी है। मैंने उस परीक्षा में तुम्हें हर चीज सिखाई। बच्चे जिनकी तुम मदद कर तो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ही रस्सी है, बाकियों को कैसे बचाओगे? लेकिन अब इस धन से तुम वो 10 रस्सियों को खरीद पाओगे। 10 बच्चे बच सकते हैं, और मैं सिर्फ तुम्हें कुएं में डूब रहे बच्चों के बारे में ही नहीं बता रहा, बल्कि जिंदगी में लोगों की मदद कैसे करनी है वो भी सिखा चुका हूं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने सोचा था कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत विनाशक होगा, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। 1.5 सालों में मुझे बदल दिया था, और यकीन कीजिए फिर मैंने खुशी का आभास किया। वो खुशी जो ना लालच में होती है, ना मोह में होती है। भावनाहीन होना सच में, आप अपने अंदर किसी को महसूस करते हैं, एक ऊर्जा ईश्वर की, और वो अंधेरा मसान मुझसे वो कार्य करवा रहा था जो शायद एक महान इंसान करता, लेकिन मैं कोई महान इंसान नहीं हूं। मुझसे बस कोई ये कार्य करवा रहा है। उस धन से मैंने अच्छे कार्य किए, बड़ी कंपनी बनाई, अमीरों की श्रेणी में मैं आ चुका था, लेकिन अपने धन का इस्तेमाल धीरे धीरे मैं ऐसे कर रहा हूं दुनिया को बदलने के लिए। दुनिया में कष्ट बहुत हैं, कष्टों के निवारण का अर्थ मुझे पता है। पूछते हैं लोग, इतने धनवान हो, तुम्हें मज़ा नहीं आता और चीज़ों में व्यर्थ करो अपने धन को? और मैं कहता हूं, किसमें? मेरे अंदर उन चीज़ों के लिए भावना नहीं है। यकीन करो, मुझे खुशी उन चीज़ों में मिलती है जब मैं किसी की मदद कर पाता हूं। मैंने मृत्यु को देखा है, और मृत्यु आपको ये सिखाती है। मैंने अपने हाथों में उस अंधेरे मसान को मरते हुए देखा, खत्म होते हुए देखा, और उसे मैंने मारा क्योंकि मैं उसके कार्य करने लगा था और वो जगह पर आ गया था जहां वो होना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा, और शायद मेरी जगह कोई ऐसा लेगा जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जिसका मैं चुनाव करूं, और तब शायद मैं अंधेरा मसान बन जाऊंगा। ढूंढूंगा किसी ऐसे को जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ा पाए, या उस अंधेरे मसान के कार्य को आगे बढ़ा पाए।